हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दिस CR66 लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ठीक है, अगर मान लो किसी को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना है तो उसके लिए लाइसेंस ऑप्ट करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके बाद में कौन सी कैटेगरीज में आप लाइसेंस ले सकते हो, उसके लिए फ़ीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब दिया हुआ है हमें CR66 दैट इज लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द AME license. CR66 is divided into three subparts. First one is the subpart A. This is applicable for the aircraft maintenance engineering license process for the aeroplanes and helicopters. Subpart B, which is applicable for the aircrafts other than aeroplanes and helicopters, and subpart C is applicable for the component certification. Okay, now general description about the CR66. CR66 is drafted in line with the rule number 61, that is licensing of aircraft maintenance engineering, and this is harmonized with the international standard, that is EASA part 66. ओके, CR66 फर्स्ट टाइम पे जब इंट्रोड्यूस हुआ था दैट इज ऑन दी 11th November 2011, CR66 रिवीजन 0, एंड नाउ करंटली रिवीजन 4 डेटेड 5th February 2019। अभी इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था 11 November 2011 को और इफेक्टिव हुआ था 1 January 2012 को। अभी ये जो CR66 अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है? सभी पर्सनल पे या सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है, एंगेज है, उनके सर्टिफिकेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस एंड सर्टिफिकेशन में जो भी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज है उन सब पे CR66 अप्लीकेबल है। ठीक है, अब CR66 में क्या दिया है, डिटेल्स दिए। किसके लिए? कोई एक पर्सन है तो उसको इंडिविजुअल को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो लाइसेंस का स्कोप ऑफ लाइसेंस उसे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, वैलिडिटी की कंडीशंस क्या क्या है, कि आपका लाइसेंस व्हेन योर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड एंड व्हेन योर लाइसेंस विल बी रिवोक्ड, एंड व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लाइसेंस, दैट ऑल इज गिवन इन दिस CR66। नाउ इसके बाद स्कोप ऑफ लाइसेंस। ठीक है, this CR66 defines the AME license and establishes the requirement for the application of the license, issuance of the license, and conditions of its validity. In which conditions your license will be valid? What are that conditions is defined in CR66. Now, what are the main or basic license categories of the aircraft maintenance engineers? So, aircraft maintenance engineering licenses are of the following categories. First one is the category A. Second one is the category B1, then category B2, B3 and C. Category A and B1 is for the mechanical, you can say that, and B2 is for the avionics. Category A and B1 दोनों कैटेगरी लाइन मेंटेनेंस में है, लाइन मेंटेनेंस के लिए अप्लीकेबल है। डिफरेंस क्या है? कैटेगरी ए जो है दैट कैटेगरी ए इज अप्लीकेबल फॉर द माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस, and you can say that category B1 is applicable to the major line schedule maintenance. Category B2 is applicable for the avionics component, which includes electrical system, instrument system and radio navigation system, and category B3 is applicable for the piston engine non-pressurized aeroplane or aircrafts having maximum takeoff mass 2000 kg and below, and category C is applicable for the base maintenance. These are the main or basic license categories, aircraft maintenance engineering license categories. ठीक है, देर आर 5 कैटेगरीज। नाउ अभी ये जो कैटेगरी ए एंड B1 है, दिस कैटेगरीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। अभी कौन कौन सी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है? कैटेगरी A1 से लेके कैटेगरी B1.4। कैटेगरी A1 एंड B1.1 इज अप्लीकेबल फॉर द एरोप्लेन्स टर्बाइन इंजन। ठीक है, एरोप्लेन्स इक्विप विद द टर्बाइन इंजन मीन्स इसमें क्या है, कौन कौन से एयरक्राफ्ट आएंगे जो एरोप्लेन में टर्बाइन इंजन लगा हुआ है वो सब आएंगे। फॉर एग्जांपल बोइंग 737, बोइंग 777, एयरबस, उसके बाद में ATR 42, 72, उसके बाद में एम्बेरियर या कोई प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। देन कैटेगरी A2 एंड B1.2 इज अप्लीकेबल फॉर द एरोप्लेन्स पिस्टन
इंजन एयरक्राफ्ट। ठीक है, अभी एरोप्लेन्स पिस्टन कौन कौन से हुए, फॉर एग्जांपल सेस्ना 172, सेस्ना 152, डायमंड DA-40, DA-42। उसके बाद में हेलीकॉप्टर्स टर्बाइन दैट इज द कैटेगरी A3 एंड B1.3। इसमें एयरबस का हेलीकॉप्टर आ सकता है। उसके बाद में आपका बेल 412 आ सकता है। ये सब आएंगे जिन हेलीकॉप्टर्स में टर्बाइन इंजन लगा हुआ है, दैट ऑल कम्स अंडर द A3 एंड B1.3 category. Subcategory A4 and B1.4 is applicable for the helicopters piston engine, फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्सन R44 हेलीकॉप्टर। तो ये सब कैटेगरी है, दीज आर द सब कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी A एंड B1 एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो लाइसेंसिंग की सब कैटेगरी दी है, इसमें आप देखेंगे तो A1 एंड A2 पहले दोनों कैटेगरी है दैट इज अप्लीकेबल फॉर द एरोप्लेन्स, एंड A3 एंड A4 जो लास्ट की दोनों कैटेगरी है दैट इज अप्लीकेबल फॉर द हेलीकॉप्टर्स। और इसमें और एक देखोगे तो ऑड नंबर जो भी है 1 and 3 दिस इज अप्लीकेबल फॉर द टर्बाइन इंजन, एंड इवन नंबर A2 and A4 is applicable for the piston engines. And category B3 is applicable for the piston engine non-pressurized aeroplanes of 2000 kg maximum takeoff mass and below. Now इसके बाद में जो कैटेगरी है कैटेगरी C, and category C is applicable for the base maintenance. Now after these categories, aircraft again divided into aircraft groups. There are three groups: group 1, group 2 and group 3. ग्रुप 1 में कौन कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं? फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, सेकंड मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन with altitude that is FL, flying altitude greater than 29,000 feet, and aircraft equipped with the fly-by-wire system. ये सभी इंक्लूड होते हैं ग्रुप 1 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में एरोप्लेन्स भी आते हैं, हेलीकॉप्टर भी आता है, एंड टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट भी आता है। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में अगर एरोप्लेन्स की केस है तो जिस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 kg से ज़्यादा है, जिस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 पायलट की ज़रूरत है, जिस पर्टिकुलर एरोप्लेन की सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 19 पैसेंजर्स है, एंड जिसमें एक टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है या टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं, तो वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में। हेलीकॉप्टर की केस में जिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ मास 3175 से ज़्यादा है, जिसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 पायलट्स की ज़रूरत है, एंड उसके बाद में जिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 9 पैसेंजर्स है, वो आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में। मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर, मोर देन 2 इंजन लगे हुए हेलीकॉप्टर में, दैट इज मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर। पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अगर फ्लाइंग अल्टीट्यूड 29,000 फीट से ज़्यादा है और अगर एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगी हुई है, देन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कम्स अंडर द ग्रुप 1. Then group 2 is divided into 3 subgroup: subgroup 2A, subgroup 2B and subgroup 2C. Subgroup 2A is for the single turbo propeller engine aeroplanes, for example Cessna Grand Caravan 208. ठीक है, जिसमें एक ही टर्बो प्रोपेलर इंजन लगा हुआ है, तो उसका जो ग्रुप है दैट इज सब ग्रुप 2A. सब ग्रुप 2B इज द सिंगल टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर्स, एंड सब ग्रुप 2C इज द सिंगल पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर्स। इसमें भी आप देखेंगे जो पहला है सब ग्रुप 2A दैट इज फॉर द एरोप्लेन्स, टर्बो प्रोपेलर इंजन एरोप्लेन्स सिंगल, एंड 2B and 2C आर फॉर द हेलीकॉप्टर्स। 2B सिंगल टर्बाइन इंजन एंड 2C सिंगल पिस्टन इंजन। नाउ जो ग्रुप 3 है वो ग्रुप 3 में पिस्टन इंजन एरोप्लेन जो कि ग्रुप 1 में इंक्लूड नहीं होते, वो आपके आएंगे ग्रुप 3 में। नाउ इसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस में ये बता रहा है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ऑन फॉर्म नंबर CA फॉर्म 19-01 अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी जो ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की होगी, थेरोटिकल ट्रेनिंग और थेरोटिकल ट्रेनिंग आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट किए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद में आपको फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 62 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937।
अभी फीस क्या है, फॉर द इनिशियल इशुएंस ऑफ द लाइसेंस फीस विल बी 5,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी उसके लिए 2,500 रुपीज़। और अगर डुप्लीकेट इशुएंस करना है, अगर आपका लाइसेंस लॉस्ट होता है या कुछ होता है तो उसके बाद आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करना है, देन यू हैव टू पे द फीस, दैट इज़ द 500 रुपीज़। ओके, अब ये फीस आपको पे करनी है, ठीक है। ये सब किसके साथ, CA फॉर्म 19-01। और सपोज अगर आपको एक बार लाइसेंस इशू हो गया और उसके बाद कोई एडिशनल कैटेगरी आप अपने लाइसेंस पे इंडोर्स करना चाहते हो, मीन्स आपने ओरिजिनल लाइसेंस में आप चेंजेस करना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई ऑन CA फॉर्म 19-02। फॉर द इनिशियल लाइसेंस यू हैव टू अप्लाई ऑन CA फॉर्म 19-01, एंड फॉर द चेंजेस इन to the license you have to apply on CA form 19-02। ओके, एंड इस टाइम पे आपको जो ओरिजिनल लाइसेंस इशू हुआ है वो लाइसेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस। नाउ एप्लीकेशन के बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट हैव टू पास 10+2 एग्जाम विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स or its equivalent qualification, that is the diploma or degree in aeronautical engineering or mechanical engineering or electrical engineering or electronics engineering, and age should be 18 years. Okay, this is the eligibility criteria for the aircraft maintenance engineering license. Now what are the privileges of the aircraft maintenance engineering licenses? नाउ प्रिविलेजेस, सपोज आपके पास कैटेगरी ए लाइसेंस है, देन कैटेगरी ए लाइसेंस होल्डर कैन इशू द CRS। व्हाट इज CRS, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस आफ्टर माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन एंडोर्स ऑन दी ऑथोराइजेशन। जो भी ऑथोराइजेशन पे आपके डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन और माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंडोर्स किया हुआ है, उसके बाद में वो मेंटेनेंस कैरी आउट करने के बाद में कैटेगरी ए लाइसेंस होल्डर कैन इशू दी CRS। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस। एंड कैटेगरी B1 लाइसेंस होल्डर कैन इशू द CRS सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस and act as a support staff following the maintenance performed on aircraft structure, power plant, mechanical and electrical system, and he can work on the avionics system which requires the simple testing to prove their serviceability। ठीक है, सिर्फ सर्विसेबिलिटी प्रूव करने के लिए अगर कोई एविनिक सिस्टम पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, देन कैटेगरी B1 लाइसेंस कैन इशू द CRS आफ्टर दैट मेंटेनेंस। ओके, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पे कोई मेंटेनेंस किया है, उसके बाद में पावर प्लांट पे कोई मेंटेनेंस किया है, या एनी अदर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कोई वर्क किया, देन ही कैन इशू द CRS। कौन, B1 लाइसेंस होल्डर। एंड माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस है, देन कैटेगरी ए लाइसेंस होल्डर कैन इशू द CRS। Category B2 license holder, he can issue the CRS after the maintenance on avionics and electrical system and any other avionics and electrical system within the engine and mechanical system, then also he can issue the CRS। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कैटेगरी ए लाइसेंस होल्डर है, देन माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस वर्ड याद रखना है, एंड कैटेगरी B1 लाइसेंस, देन फॉर द होल एयरक्राफ्ट, फॉर द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, power plant and mechanical and electrical system, and also he can issue the CRS after work on the avionics system which requires simple testing। Okay, and B2 license holder can issue the CRS after maintenance on the avionics system and electrical system। Now category B3 license holder, category B3 is applicable for the piston engine non-pressurized aeroplanes having maximum takeoff mass 2000 kg and below. Then he can issue the CRS after maintenance on aeroplane structure, engine, mechanical and electrical system, and work on avionics system of piston engine non-pressurized aeroplane of 2000 kg maximum takeoff mass and below। तो उसके लिए कौन इशू करेगा, B3 लाइसेंस होल्डर कैन इशू दी CRS। ओके, इसमें वर्ड याद रखना है हमें, नॉन प्रेशराइज एरोप्लेन। नाउ कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर, अब इसमें क्या है, कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर कैन इशू द CRS आफ्टर बेस मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ द टाइप इंडोर्स ऑन द लाइसेंस। कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर कैन इशू द CRS आफ्टर बेस मेंटेनेंस। अभी तक जितना भी देखा हमने, कैटेगरी A, B1, B2 ये सब लाइन मेंटेनेंस हुआ, ठीक है। बट अगर
बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करते हैं, एंड बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करने के बाद में अगर CRS इशू करना है, देन कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर इज रिक्वायर्ड, एंड ही कैन ओनली कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर कैन इशू दी CRS आफ्टर बेस मेंटेनेंस। नोट दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपके पास में कैटेगरी B है तो वो B1 कैटेगरी है, B1 में B1.1 कैटेगरी है, देन अप्रोप्रिएटली आपकी कैटेगरी A1 उसमें इंक्लूड होगी। उसके लिए आपको कैटेगरी A1 का अलग से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज गिवन इन नोट। अभी शॉर्ट में देखेंगे तो ये जो प्रिविलेजेस है कैटेगरी A लाइसेंस होल्डर में, इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस। कैटेगरी B1 पूरे एयरक्राफ्ट के लिए इशू कर सकता है, बट एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, पावर प्लांट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन पे वर्क परफॉर्म करने के बाद में CRS इशू कर सकता है। और एवेनिक सिस्टम जिनमें कि सिंपल टेस्टिंग रिक्वायर्ड है टू प्रूव देयर सर्विसिबिलिटी, उसके बाद भी CRS इशू कर सकता है। B2 लाइसेंस होल्डर, एवेनिक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। B3 लाइसेंस होल्डर, इसमें नॉन प्रेशराइज एरोप्लेन्स 2000 kg मैक्सिमम टेक ऑफ मास एंड बिलो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर कैन इशू दी CRS आफ्टर द बेस मेंटेनेंस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद का जो टॉपिक है CR66 में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद में कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे। कंपोनेंट सर्टिफिकेशन सब पार्ट B हमारा बाकी है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।